जंग छिड़ी है जात पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पूछेंगे आखिर क्यों जात पर न पात पर वाली बात सिर्फ जात जात की बात पर आ गई है। हम पूछेंगे कि क्यों इधर भी जाति की बात हो रही है, उधर भी जात की चर्चा है। आखिर जाति में से कौन सी चमत्कारी ताकत है? समझ गए होंगे आप, चमत्कारी ताकत है जो इसे अक्सर सियासत का सबसे फेवरेट हथियार बनाती है। आखिर क्यों लोकसभा चुनाव के पहले जाति जनगणना की बातें हो रही थी और क्यों लोकसभा नतीजों के बाद भी ये जारी है। हल्ला बोल में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है विपक्ष जाति जनगणना की बात पर अड़ा है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता पक्ष में जातियों की गिनती या जाति जनगणना की बातों से घबराहट है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। पूछ के दिखाओ। मेरे देश की संसद गर्म है, जाति के मुद्दे पर अंगारे बरस रहे। आप जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। जाति जनगणना सियासी हथियार बन रहा है। चुनावों की बिसात संसद में जाति पर बोली से रखी जा रही है। जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। घटना कल की है, बवंडर आज भी जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीते दिन संसद में बोल रहे थे, कहा जिसको जात नहीं पता वो गणना कराना चाहते हैं। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। फिर आया तूफान। अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे श्री अनुराग ठाकुर जी। हमने समय दे दिया, अब आप बैठे। ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है। आपको हमने टाइम दे दिया, आप बैठ चुके हैं। तो उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। गुस्से का सैलाब अब छिड़ गया है मान अपमान पर घमासान। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना इंसल्ट करना है करिए, मैं खुशी से लूंगा। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो। सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है, मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। सीधी लोकसभा से बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा ने कहा जाति बतानी पड़ेगी गणना में। फिर आया अखिलेश को गुस्सा। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं और विपक्ष का गुस्सा आज भी कायम। और बीजेपी पूछ रही है, सबका जात पूछने वाले इतना क्यों भड़क रहे हैं? मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं। तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा और उसके इशारे पे कांग्रेस के सारे सदस्य खड़े हो गए। क्यों? जो उन्होंने कहा है बहुत ही निंदनीय है और मैं उम्मीद करती हूं कि वहां पे जो लीडर्स हैं उनसे माफी मंगवाएंगे। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर के आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। ये कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों ने
देश को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा हुआ है। ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारा जो आर्थिक स्थिति है, भारत को इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए अराजकता पैदा करना चाहता है, लॉलेसनेस, यहाँ देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। और मैं कहूँगा कि उनमें से कितने लोग हैं, उनके बड़े बड़े लीडर इतने इंटरकास्ट मैरिजेस कर लिए, आपके पास तो लिस्ट होगा। हर बड़े लीडरों का बात कर रहा हूँ मैं, छोटे लीडरों का नहीं, मंत्रियों का। वो पहले अपना सूरत आईने में देख के दूसरों को बात करे। अगर जाति कोई पूछता है तो क्या बुरा है? अगर हमसे कोई जाति पूछे तो हम, अगर जाति में हमको तकलीफ क्या है, हमारे धर्म पूछे हमें तकलीफ क्या है? तो राहुल गांधी से भी मैं भी पूछता हूँ, राहुल जी बताएं आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है? देखिए, ये राहुल गांधी जी पे टिप्पणी नहीं थी, अनुराग ठाकुर जी की परवरिश पे प्रश्न चिन्ह उठता है। उन्होंने अपनी परवरिश को गाली दी है, उनको 4 बार सोचना पड़ेगा। मुद्दा श्री राहुल गांधी जी ने दिया। जब वो लोकसभा में बजट पर चर्चा कर रहे थे तो निर्मला सीतारमण जी से वो पूछते हैं कि हलवा खाने वालों में किस जात के कितने लोग हैं। तो इसकी शुरुआत श्री राहुल गांधी जी ने की है और भारतीय जनता पार्टी ने उसका जवाब दिया है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता बिलबिला उठे। जातिगत जनगणना हकीकत है और भला होगा प्रधानमंत्री जी का और निर्मला जी का कि आप लोग करवाइए, ताकि आपकी बजट हवा हवाई ना हो, आपकी नीतियां हवा हवाई ना हो। आप कहते हैं कि हिंदुस्तान को यह जानने का अधिकार है कि किस जाति के लोग सर्वाधिक सैनिक के रूप में हैं। यह सब आप पूछ सकते हैं, मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। तो छिड़ा हुआ है घमासान और बीजेपी संसद से लेकर दफ्तर तक विपक्ष पर जाति वाले पॉलिटिक्स का आरोप लगा रही है। लेकिन असल कहानी जरा पुरानी है। बीजेपी ने पहले भी राहुल गांधी को उनकी जात और गोत्र पर कई बार घेरा है। तब कांग्रेस पार्टी ने ही उनकी जाति बताई थी और बात जनेऊधारी तक आ गई। देश जानना चाहता है कि आप किस जाति के हो। ओबीसी आपके नाना नेहरू जी ने ओबीसी को लिख दिया कि नहीं मिल सकता आरक्षण, दादी ने नहीं दिया आरक्षण, अब ओबीसी चिल्ला रहे हैं कि ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। अब फिर से आइए 2024 में संसद में हंगामा हुआ। विपक्ष ने जाति पर राहुल गांधी का अपमान बताया। बीजेपी कह रही है कि राहुल अखिलेश तो पत्रकारों से जात पूछते रहे हैं, ऐसे में अपनी जात पर इतना क्यों भड़क रहे हैं। कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आप किस जाति के। आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है, तो बाहर जाति कैसे पूछी जा सकती है। अब आइए आपको सुनाते हैं कि जिस घटना की चर्चा बीजेपी कर रही है वो क्या है। पिछड़े की क्या नाम क्या है तुम्हारा? नहीं नाम बताओ, इनका क्या है नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ शर्म करो। विपक्ष अनुराग ठाकुर से माफी की मांग कर रहा है और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण की प्रशंसा की। कहा सबको सुनना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने शशि थरूर की किताब का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर ही वार किया था। मैंने एक नई पुस्तक पढ़ी जो उनकी पार्टी के विद्वान सांसद, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उन्होंने लिखी है और उस पुस्तक का नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवल। राहुल जी को अगर महाभारत और चक्रव्यूह के विषय में विस्तृत जानकारी लेनी है तो अपने उस सांसद से वो संपर्क कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा, शशि थरूर जी ने शायद वही राहुल गांधी जी को बता दें या बताएंगे, नहीं तो मैं बता देता हूं कि आपने महाभारत और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को मिलाकर जो उपन्यास लिखा है उसके पात्र कौन कौन है। इस उपन्यास में धृतराष्ट्र के रूप में किस नेता को दिखाया गया है,
कौरव किस पार्टी को कहा गया है, इस उपन्यास में प्रिय दुर्योधनी कौन है। जब राहुल जी को इसका पता चलेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शशि थरूर जी पर कार्रवाई ना हो जाए। इस उपन्यास के मुताबिक जिस पार्टी के सर्वे सर्वा आप हैं, उस उपन्यास के वही कौरव पार्टी है। और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को उस समय वो सत्ता ली थी, वो धृतराष्ट्र थे। तो धृतराष्ट्र किसको कहा गया? वोटर सावधान, देश की संसद में चुनाव का खेल चल रहा है, बिसात जाति की। आज तक जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। अजय आलोक जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी के, राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के। अजय आलोक जी, आपको नहीं लगता है कि जाति पर जितनी बहस होगी चक्रव्यूह में फंसेगी आपकी पार्टी? क्योंकि देखिए, यही वो मुद्दा है जिस पर उत्तर प्रदेश में आप ही लोग कहते हैं ना कि भ्रमित किया गया कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। देखिए, वो जब कास्ट सेंसस की बात करेंगे, वो जब जाति पर खेल को ले जाएंगे, तब फायदा उनको ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम नंबर्स दिखा रहे हैं आपको, चाहे बिहार हो, यूपी हो, दलितों का जो वोट है हम आपको दिखा रहे हैं कि 24 में आपको कैसे नुकसान हुआ है। ऐसे में अनुराग ठाकुर का सदन में पूछना नहीं, उनकी टिप्पणी थी। हर कोई कह रहा है कि पूछा है, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने टिप्पणी की। जिसको जाति नहीं पता वो गणना कराना चाहता है। क्या मतलब है इसका? क्या जरूरत थी इस टिप्पणी की? ये बवंडर को तो उन्होंने ही जन्म दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा, देखिए अंजना जी, किसी टिप्पणी का आपके पास जब क्योंकि आपके पास जवाब नहीं। अनुराग ठाकुर ने पूछा नहीं, अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसको अपनी जाति का नहीं पता वो गणना की बात कर, नाम नहीं लिया। लेकिन जवाब देने के लिए लोग खड़े हुए, अपनी बेइज्जती मानने लगे। पता नहीं कितनी भयानक बेइज्जती हो गई। सच्चाई तो ये है ना, राहुल गांधी कहां से लाएंगे जात? जात ला ही नहीं सकते राहुल गांधी। ये जात तो हिंदू में होती है, हिंदू है नहीं राहुल गांधी, ना मातृवंश से ना पितृवंश से। अखिलेश जी से तो इस बारे में बहुत बार बात हो चुकी है, अब बेचारे चुप भी हो जाते हैं। तो जात कहां से बताएंगे राहुल गांधी? तो स्वाभाविक है, डिफरना तो लाजमी है। अब देखिए, चुनाव बीत गए, 5 साल अब नरेंद्र मोदी 3 एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार चलेगी, आराम से चलेगी। अच्छा है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करें, एक विपक्ष की तरह अपनी जिम्मेदारी समझे। जैसा अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन बने, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं। तो प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कीजिए। वो एक राहुल गांधी को अक्सर अब जिस कंडीशन में है वो देख के एक शेर याद आ जाता है, बड़ा फेमस शेर है, ये ना जाने ये कैसा नशा है, मैं अजब से खुमार में हूं, तू आके चली भी गई लेकिन मैं इंतजार में हूं। अरे चुनाव आके चला गया भाई, उतारो नशा, उतारो खुमारी। 5 साल देश को आगे बढ़ना है, आप अपनी जिम्मेदारी संभालिए। जिस प्रश्न का आपके पास जवाब नहीं है उस प्रश्न पे शांति से रहिए, वो तरीका बनता है। ज्यादा चिल्लाइएगा, आज तक पे डिबेट होगी, करोड़ों लोग देखेंगे, बाद में रील्स चलेगी कि आप हिंदू ही नहीं है, नॉन हिंदू रजिस्टर में नाम आप लिखवाते हैं, आप हिंदू ही नहीं, तो आपकी जाति कहां से आएगी? और जब सवाल पे नाम ना लिया जाए तो तुरंत उसको अपने पे नहीं लेना चाहिए। और हमें कोई नुकसान नहीं करता है। हम चुनाव के पहले भी वही बात बोल रहे थे, चुनाव के बाद भी आज वही बात बोल रहे हैं। चुनाव के पहले 10 साल नरेंद्र मोदी पार्ट 1 पार्ट 2 ने इस देश की जड़ों को मजबूत किया, नींव को मजबूत किया, और अब समय है इस जब मजबूत जड़ और नींव पर एक मजबूत व्यवस्था खड़ी करना, मजबूत भारत खड़ी करना। प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी इस देश का बजट चंद्रमुखी उद्देश्य की बात करता है, हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनको संसद को डिस्टर्ब करना है। राहुल गांधी की जाति पर एक सेकंड जी, चूंकि आप इसको इतनी मुखरता से उठा रहे हैं, राहुल गांधी की जाति पर इस देश में सामाजिक न्याय की धुरी टिकी हुई है। मतलब वो किस जात के हैं नहीं है, ये क्यों जरूरी है इस देश के लिए साहब? बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं तो कतई आवश्यक इससे नहीं मानता हूं, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है जिन्होंने हमेशा इस देश की सामाजिक न्याय की व्यवस्था को ध्वस्त किया है। कालेलकर कमीशन देखिए, 1953 में रिपोर्ट आ गई, 23 साल लेके बैठे रहे, एक शब्द नहीं बोला नेहरू जी ने। क्या शब्द थे नेहरू जी के? आरक्षण की व्यवस्था देश में 2 नागरिकता के एक मायने स्थापित करेगा, ये जवाहरलाल नेहरू थे। काका कालेकर के बाद आता है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब लोग लेके बैठे रह गए। राजीव गांधी के क्या शब्द थे?
इडियट्स कैनॉट बी प्रमोटेड एट द कॉस्ट ऑफ रिजर्वेशन। बुद्धुओं को आगे नहीं बढ़ा सकते आरक्षण की आड़ में। ये तो सारा पेपर्स में छपा था, मेरे शब्द नहीं है। 1.5 घंटे लोकसभा में इसी आरक्षण के खिलाफ राजीव गांधी ने भाषण दिया, मेरे शब्द तो नहीं है। ओबीसी कमीशन 23 साल लगे संवैधानिक वैधता देने में, हमारा काम तो नहीं है। आपके पुरखे, आपके पूर्वज लगातार इस आरक्षण व्यवस्था का विरोध करते रहे, इस प्रणाली का विरोध करते रहे, वो इस व्यवस्था को देश में लाना नहीं चाहते हैं। और आज आप सडनली लगातार 3 चुनाव हारने के बाद जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, जातीय गणना करवाएंगे। और जातीय जनगणना करवा के आप करते क्या है साहब? वो तो कर्नाटक में आपने दिखा दिया कि सारे के सारे मुसलमान बिरादियों को आपने ओबीसी बना दिया। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड एंड इसने ऑब्जेक्शन किया, मामला कोर्ट में गया। आप तो अब लौट रही हूँ, ठीक है। और एससी का आरक्षण छीन एक प्रश्न मुझे सबसे मुसलमानों को देना चाहते हो, मंशा तो आप ये है ना, अपनी मंशा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है अखिलेश जी, मतलब ये बार बार बीजेपी पूछती है, लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि यही इतिहास है। अगर आपने काका कालेलकर की रिपोर्ट को लेकर कुछ नहीं किया तो ये सच्चाई है। आ जाइए आप, जब 1980 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट हुई, 9 साल तक आपने लागू नहीं किया, 90 में लागू हुआ, उसके बाद से पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार ही नहीं बनी। बिहार यूपी में तो आ ही नहीं पाए। अब सवाल यह है कि 11 के सेंसस के भी आंकड़े आपने दबा के रखे, बोलते रहे कि इसमें गड़बड़ियां हैं, ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। 14 तक आपने कुछ नहीं किया। और अब जब आपको लग रहा है कि जाति के आधार पर बंटता हुआ हिंदू आपको वोट देगा, तब आप जाति 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 जाति, बजट पर चर्चा जाति, फला पर चर्चा जाति, कास्ट सेंसस ऐसा कर रहे हैं जैसे कि कास्ट सेंसस हो गया तो इस देश का उत्थान हो जाएगा। कास्ट सेंसस होने के बाद इस देश में सामाजिक न्याय की गंगा बहेगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे आप करेंगे। मेरे प्रश्न के 2 हिस्से हैं। पहला यही कि आप पहले तो कहते थे कि मतलब मंडल कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने में आप लोग पीछे रहे। अब आप कहते हैं कास्ट सेंसस से आप आरक्षण को और बढ़ाएंगे, तो करेंगे क्या आप कास्ट सेंसस का? कास्ट सेंसस का नेट रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि बिहार में हमने देखा है 50 से 65% किया, हाईकोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। तो करेंगे क्या? अंजना जी, आज आप जो बहस कर रही हैं सिर्फ जात के कारण नहीं कर रही हैं। आज बहस इसलिए हो रहा है कि बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने सदन में जात पूछी नहीं, गाली संप्रेषित की। गाली, आपकी क्या जाति है? ये तो एक सामान्य सा प्रश्न है। सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर अनेकों बार पूछा जाता है, लिखा जाता है, बताया जाता है। लेकिन कोई ये कहे कि जिसकी जाति का ही नहीं पता, ये गाली होती है। और इसी कारण आज इस पे बहस कर रही हैं आप। और अपेक्षा के अनुरूप ऐसी गिरी हुई नीच हरकत करने वाले लोगों को प्रश्रय देने का काम इस बार भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इनके इस चीज को उन्हें कंडेम करने के बजाय उसकी उन्होंने अपने ट्विटर से संभवतः तारीफ की। मैंने सोशल मीडिया में देखा। तो जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है उसे बीजेपी प्रमोट करती है। और गाली कौन देता है? जब कोई अकर्मण, असक्षम व्यक्ति तथ्यों तर्कों के आधार पे उसके पास कोई जवाब या उत्तर नहीं होता है तो तिलमिला करके गुस्से में वो गाली का प्रयोग करता है। और ऐसे लोग दया के पात्र होते हैं। ऐसे लोग दया के पात्र होते हैं। राहुल जी ने सदन में कहा भी कि मुझे आपसे माफी नहीं चाहिए, आप दया के पात्र हैं। आप लाख आप शब्द का प्रयोग करते रहे, मुझे गाली देते रहे, हम अपने एजेंडे से नहीं टिकेंगे। और ये बात उन्हें भी पता थी और बीजेपी के समस्त नेताओं को भी पता है, क्योंकि दिन भर बोल रहे हैं कि वो गलत दिया, गाली दिया है, तभी तो कह रहे हैं कि मैंने नाम तो नहीं लिया। ये अपराध बोध बता रहा है ना कि आपने क्या किया है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो अब इसका सहारा लेते हैं, मैंने नाम तो नहीं लिया। इसका मतलब वो स्वीकार रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है, उससे बचने के लिए कर रहे हैं। करें। राहुल जी तो कल कह रहे थे कि माफी नहीं चाहिए मुझे। अखिलेश जी, उल्टा सीधा बोले अखिलेश जी, लेकिन आज भी तो आपकी पार्टी के सुनिए ना, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर आपकी पार्टी के अध्यक्ष जी से लेकर कोई नेता ऐसा नहीं है जो इस पर बयान नहीं दे रहा है। राहुल जी कल कह रहे थे कि माफी नहीं चाहिए मुझे,
और आज आपके सारे नेता सामने आकर इंडिया गठबंधन के कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। ये क्या कह दिया उन्होंने राहुल जी को, ये समझ नहीं आया। समझ नहीं आया होगा, समझ में आपको हम समझा दे रहे हैं। राहुल जी जो है बड़े दिल वाले, उन्होंने अपनी बात कही। उनके समर्थक, उनके पार्टी के अध्यक्ष, नेता या हम जैसे कार्यकर्ता इस बात से रंज हैं, गुस्से में हैं कि हमारे नेता को, देश के नेता को अपशब्द कहा गया। हम अपनी भावनाओं के अनुरूप अपनी बात को प्रकट कर रहे हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए और माफी उन्हें मांगनी भी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे लोगों को, और किया गया पिछले 10 वर्षों से। ऐसे लोगों को इतिहास गवाह है। अपशब्द करने वाले, गाली गलौज करने वाले, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वालों को बीजेपी में प्रमोशन मिला है, पद मिला है। जवाब दीजिए पद इनका छीना गया माननीय सम्मानी का। हो सकता है कि इनको लगता हो कि गाली गलौज करके फिर इनको पुरस्कृत हो सकते हैं, तो इसलिए उनको लगता होगा। लेकिन जो बात है वो यही है, अगले जी सुनिए ना, हो गया कि बीजेपी डरी, घबराई और परेशान और स्तरहीन भाषा पे जा रही है। उसके पास तथ्य तर्क होते जो बीजेपी स्वयं पहले कहती थी कि हम जाति जनगणना कराएंगे। यूपी का डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखता है, नियुक्ति विभाग के सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखता है कि जाति के हिसाब से आरक्षण कितनों को दिया है आपने हमारे यहाँ, हमें उसका डिटेल अवगत करावें। डिप्टी सीएम यूपी का 1 हफ्ते पहले ये लोग खुद बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, इनके अलायंस पार्टनर बोलते हैं कि जाति जनगणना चाहिए हमें, चाहे यूपी के सारे हों, चाहे बिहार के हो, कहीं के हो। तो डबल स्टैंडर्ड बीजेपी का है और कोई उत्तर नहीं है। तो फिर वही जैसे मैंने कहा कि जिसके पास उत्तर नहीं होता गाली अंजना जी कितना बोलेंगे, ठीक है, वो स्तर पे बीजेपी आज है। और अगले लगातार जब तक इस सत्ता से बाहर नहीं होगी और उसके बाद भी शब्दों का, अमर्यादित शब्दों का और गाली गलौज की भाषा इनकी मेरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं अब सेकंड राउंड, अखिलेश जी आज आप बहुत स्लो मोशन में बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, लेकिन बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। थोड़ा सा मतलब अगर तेज गति से बोलेंगे तो टाइम भी बचेगा। अभी 2 मेहमान के पास मैं गई भी नहीं हूँ, लेकिन अखिलेश जी 1 सेकंड में जो दूसरा हिस्सा था, स्लो मोशन है आपको समझाने के लिए, आपने कहा मुझे समझाइए, इसलिए मैं आपको समझा रहा था। मैंने अच्छा किए, बहुत अच्छा किए, समझाया। लेकिन ये नहीं बताया कि आरक्षण का क्या करेंगे, मतलब कास्ट सेंसस के बाद क्या करेंगे, आरक्षण बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि बिहार का मैंने एग्जाम्पल दिया। और मैं आपको ये भी याद दिलाऊंगी, सुनिए ना प्रभु, सुनिए ना, इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 9 जजेस की बेंच ने 16 नवंबर 1992 को साफ साफ कहा था, 6-3 के बहुमत से कहा था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े एसईबीसी के लिए 27% कोटा बरकरार रखा। 3 प्रमुख बातें थी जिसमें आरक्षण के लिए अर्हता पाने का मानदंड सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन था। दूसरा, पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी प्रमोशन में। और तीसरा, पुनः बता रही हूं आपको, तीसरा 50% की सीमा बरकरार रही जैसा अदालत के पिछले फैसलों में तय हुआ था। एक बेसिक बात है। तो फिर आप बताइए कि कास्ट सेंसस में जब आप कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, क्या करेंगे आप? क्योंकि इस देश की सर्वोच्च अदालत ने पहले ही रूलिंग दी है, बिहार में जब आरक्षण बढ़ाया जवाब दे रहा तो हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्या आप धूल झोंक रहे हैं जाति के नाम पर? माया, मुझसे पहले तो बीजेपी इसी तरह की जनगणना की बात कर रही थी। और जनगणना का मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि आरक्षण का कोटा ही बढ़ाना है, ये हो सकता है, लेकिन ये जानना कि हमने 45, 50, 70 वर्षों में जो हमने सुविधाएं दी हैं, जो अवसर दिया है पिछड़ों को सामाजिक स्तर अपना बढ़ाने के लिए, आर्थिक स्तर बढ़ाने के लिए, उसका लाभ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, हमें आगे अपनी योजनाओं को किस तरह से बनाना है, ये सब आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पे, जनगणना के आधार पे हम देश की तमाम योजनाएं बनती हैं कि किस वर्ग को कैसे हमें आगे एड्रेस करना है, एडजस्ट करना है, उनको क्या क्या अवसर देना है। अखिलेश जी, तो मैं ये मानती हूँ कि में भी बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी के औपचारिक प्रवक्ता के तौर पर आप कह रहे हैं कि 50%, सुनिए ना सर,
5 प्रवक्ता आते हैं, 5 बोली बोलते हैं। मैं आपको औपचारिक और राष्ट्रीय प्रवक्ता मानती हूं, इसलिए मैं मानती हूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप औपचारिक रूप से कह रहे हैं कि हम आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे, योजनाएं लागू करने में उस डेटा का इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्योंकि आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे, ये मैंने कब कहा कि आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे? मैंने कहा कि इसके अलावा भी, हाँ, इसके अलावा भी मैंने कहा कि ये अवसर जो दिया गया है उसमें क्या प्रभाव पड़ा है, हाँ। कितना लाभ लोगों को उठा है कि नहीं उठा है, तो आरक्षण बढ़ाएंगे, मिला है, आगे हम योजनाएं कैसे बनाएंगे, जनगणना के अनुसार जो हमें आंकड़े मिलते हैं उसके अनुसार आगे उनके बेहतरी के लिए कार्यक्रम बनते हैं। ये सिर्फ आरक्षण के लिए नहीं होता है, वो तो होता ही है, लेकिन हमें अवसर जो अभी तक हमने जिस तरीके से दिया है, कितना मिला है, किसको मिला है, किस तरह मिला है, कैसे और बेहतर हम दें, कौन हिस्सा, कौन क्षेत्र, कौन सी जात बिरादरी अभी ज्यादा पीछे छूट गई है, कौन से फुलफिल कर पाई है, इन सब चीजों ठीक है। अब लौट रही हूँ, जल्दी से अजय आलोक जी जवाब दीजिए। बनाने का सवाल अनुराग ठाकुर के, अरे रुकिए सर, अब आ रही हूँ मैं। अनुराग ठाकुर की भाषा पर है। अनुराग ठाकुर ने यह नहीं कहा कि आप किस जात के, जात पूछना अलग चीज होती है, लेकिन ये कहना जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना करना चाहता है। सवाल इस लाइन पर है, आपको कोई बोले, मुझे बोले, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। सवाल बिल्कुल ठीक है। नहीं, एक मिनट, मुझे क्यों बोलेगा और आपको क्यों बोलेगा? मुझसे आपसे ये प्रश्न होगा ही नहीं, क्योंकि लोग को पता है कि हमें अपनी जाति भी पता है, हमें अपना धर्म भी पता है। लेकिन जिसको अपनी जाति का नहीं पता वो गणना की बात करता है। ये तंज था, ये तो तंज था, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, और ये सही तंज था। रणदीप सुरजेवाला ने ऑफिशियली आके, एक सेकेंड, जब पिछली बार भी आप लोग वही आ रहा हूँ, उसी पे पूछ रहे थे ना, मैंने सुना है, उसी पे आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि वो शांडिल्य ब्राह्मण है। मैं तो उसी पे, रणदीप सुरजेवाला शांडिल्य ब्राह्मण नहीं, दत्तात्रेय गौड़ ब्राह्मण, शांडिल्य ब्राह्मण नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ जी, दत्तात्रेय गौड़ ब्राह्मण, दत्तात्रेय गौड़ ब्राह्मण का था, और जनेऊधारी ब्राह्मण है। अच्छा, जनेऊधारी ब्राह्मण है, कहां से हो गए जनेऊधारी ब्राह्मण? मैं तो कह रहा हूं साबित करो। कितनी बार तो डिबेट हो चुकी इस पे। आचार्य जी जब कांग्रेस में थे तब उनसे भी पूछा था मैंने कि किस कुल से हुए, पितृवंश से हिंदू है कि मातृवंश से हिंदू है, कोई जवाब नहीं आया। उस पर चर्चा नहीं करते, वो तो हिंदू ही नहीं है, तो बेचारे को कहां से अपनी जाति पता चलेगी? सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि यही आदमी जिसका नाम राहुल गांधी है, ये बात करता है पिछड़ों की, इसकी, और कहता है कि न्यायपालिका का सम्मान है। उसके बाद कहने लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में कितने पिछड़े बताओ, सुप्रीम कोर्ट में कितने एससी जज हैं बताओ, सुप्रीम कोर्ट में कितने एसटी है बताओ। मैं आपको बताऊं एक बात बताऊं आपको जी, ये जाति की बात आते ही ना आप लोग थोड़े से घबरा जाते हैं, ऐसा लग रहा है। सुनिए, बीजेपी में घबराहट आ जा रही है थोड़ी, मैं बता रही हूं आपको, क्योंकि आपको पता है कि अगर हिंदू एकजुट हुआ आपकी बल्ले बल्ले, उनको पता है जाति पर बटा अगर तो उसकी उनकी बल्ले बल्ले, और इसी वजह से ऐसे बयानों से आपके नेताओं को बचना चाहिए। जाति की धुरी पर 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। आज आपकी हर राज्य से आती हुई रिपोर्ट बता रही है ना कि इसी ने मार डाला, वैसा ही मामला है ये। जाति पर जितनी बहस तेरे राज्यों में, अरे अंजना जी आप किस नैरेटिव की तरफ ले जा रही है? ऐतिहासिक मैंडेट मिला है ये 10 साल की, अगर आप एंटी इनकम्बेंसी कर लीजिए, प्रो कंबेंसी कर लीजिए, मुझे पता नहीं आप क्या नाम देंगी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी 3 चुन के आए हैं, चुनाव पूर्व गठबंधन पूर्ण बहुमत में है। कहां से में जनता ने नकारा? कुछ सीटें किसी राज्य में कम हुई तो आप कांग्रेस पार्टी से तो पूछ ही नहीं रही है, जिसके 13 राज्य में सुपड़ा साफ, उससे प्रश्न नहीं। प्रश्न हमसे जो 99 के चक्कर में बने पड़ गए वो हीरो हो गए। संविधान खुलेआम तौहीन करना, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में इतने आपको इंस्टेंसेस गिनाए। आज ये आदमी जब द्रौपदी मुर्मू चुनाव के लिए खड़ी होती है, एक आदिवासी महिला, उनका ये विरोध करते हैं, कहते हैं कि हम बात एसटी की करेंगे। रामनाथ कोविंद एक अनुसूचित जाति एससी के आदमी जब खड़े होते हैं तब भी ये विरोध करते हैं, विरोध में वोट देते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम एससी की बात करेंगे। कर्नाटका में पूरा का पूरा ओबीसी आरक्षण उठा के मुसलमानों को दे दिया, कहते हैं बात हम ओबीसी की करेंगे। तो ये दोगलेपन को एक्सपोज करने की जिम्मेदारी हमारी है या नहीं है? खासकर उन राज्यों में जहां ये सरकार चला रहे हैं। आते के साथ तेलंगाना या कर्नाटका में पूरा कागज पत्तर बही खाता लेके एक से एक आदेश पास कर दिया, उसकी चर्चा हम नहीं करें। एससी के हिस्से का पैसा से महंगी शराब और गाड़ी खरीदी गई अभी कर्नाटका में, उस पर हम चर्चा नहीं करें। ये कहते हैं कि हम बात किसानों की करेंगे, 1500 किसान आत्महत्या कर लेता है 1 साल का कर्नाटका के शासन में, उसकी चर्चा नहीं होगी। कौन सा नैरेटिव चल रहा है देश में? और राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, कहते हैं गलती मान ली। गलती नहीं मानी। किस बात की गलती? जब कोई गलती की नहीं तो गलती किस बात की मानेंगे?
तंज अगर समझने के लिए भी मैं समझ सकता हूं, तंज समझने के लिए व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। कोई पर्ची पे लिख के देगा तब समझ में आएगा कि अरे ये तंज किया गया, आप पे इसका जवाब दीजिए। और जब पर्ची मिली पार्लियामेंट में कि आप पे तंज था, ये जवाब दीजिए, तो बिफर गया, मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे माफी नहीं चाहिए। अरे कौन माफी मांगेगा, किस बात की माफी मांगेगा? बुद्धि होना चाहिए कोई चीज को समझने के लिए। जब ऊपर का पहना खाली है तो हम क्या करें भाई, हमने ठेका लिया हुआ है क्या? जहां तक रही जाति की बात, हिंदू की बात, दोनों अलग अलग चीज है। इस देश में बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन ये लोग कितनों के लिए काम किए? आपका काम बोलता है, नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हैं, नरेंद्र मोदी इसके बाद में तिवारी जी और राजीव जी आ रही हूँ आपके पास। अखिलेश की गणना कब से शुरू हुई? अखिलेश जी एक सेकंड हम बताते हैं। देखिए, एक तो रिजर्वेशन के मुद्दे पर आप कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने बेंच ने रूल किया है बिहार में आरक्षण बढ़ाने पर, हाईकोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देता है, तो आरक्षण पे आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके आप धूल झोंकते हैं लोगों की आंख में कि आप आरक्षण को भी बढ़ाएंगे, वरना रास्ता दिखाई नहीं देता भारत की मौजूदा न्यायिक व्यवस्था में। दूसरा अगर आप ईमानदार हैं, नहीं अभी सवाल तो पूरा सुनिए ना सर, सवाल तो सुनिए। जैसे उनसे पूछा आपसे भी पूछेंगे सवाल। आपके 3 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए। राहुल गांधी फोटो लेकर आते हैं कि देखिए हलवा सेरेमनी में आपको एक भी पिछड़ा अधिकारी दिख रहा है। आपके 3 राज्यों में सरकार है। अभी आपने रेवंत रेड्डी को सीएम बनाया है, ठीक है, रेड्डी साहब को। अब बात बात पे जाति पूछते हैं ना, क्यों नहीं पिछड़ों को बनाते हैं? आप क्यों नहीं बनाते हैं साहब? तीनों राज्यों में चीफ सेक्रेटरी आप देख लीजिए, आप चीफ सेक्रेटरी बना देते। चीफ सेक्रेटरी जो है हिमाचल प्रदेश के, वो है प्रबोध सक्सेना। कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी रजनीश गोयल, अरे आप बना देते। अगर इतना आपको लगता है कि अधिकारियों का प्रतिनिधित्व पिछड़ी जातियों का नहीं है उसमें, आप बना दीजिए ना। 3 राज्यों में आपकी सरकार है। कास्ट सर्वे के नंबर्स रिवील कीजिए, कर दीजिए कास्ट एक्सरे, ले आइए सामाजिक न्याय, लेकिन धूल झोंकना है। अंजना जी हमारे जो बीजेपी के साथी हैं अजय आलोक जी, उन्होंने कहा ये सटायर था। हम अपेक्षा करते हैं कि इस तरह का सटायर कोई इनके साथ न करे, मुझे बुरा लगेगा कि कोई इनसे ये कहे कि तुम्हारी जात का क्या पता। हमें बुरा लगेगा अगर इनके साथ कोई इस तरह का सटायर करता हो, और संभवतः इन्हें भी बुरा लगेगा। दूसरी बात, आप लाख इनको समझाइए कि ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जब विनाश काले विपरीत बुद्धि जाके प्रभु दारुण दुख दीनी ताकि मत पहले हर लीनी, तो अब इन लोगों को दारुण दुख पाने का समय आ रहा है। तो आप पे लागू हो रहा है। और ये राहुल गांधी को ही नहीं, इस पूरे देश के हमारे जितने दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक तमाम जो भाई हैं और सवर्णों में भी जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, उन सब को ये गाली दे रहे हैं, क्योंकि उनके हित की बात की जा रही है। आपने जो सवाल किया कैसे करेंगे, जब कुछ आंकड़े आएंगे हम सब लोग मिलकर बैठेंगे, पक्ष विपक्ष सब संसद में बात करेंगे, बहस करेंगे, समझेंगे नियम कानून क्या है, कैसे क्या कितनी मदद किधर करनी है, तो उसमें सब लोग मिलके एक नतीजे पे पहुंचेंगे। ये हम नहीं कहना हम अभी क्या कर देंगे प्रभु, 70 साल पहले आंकड़े तो मेरे सामने आए। ये आंकड़े लाने में तो प्लीज बीच बने मेरे भाई। ये आंकड़े के लिए तो बीजेपी भी कुछ दिनों पहले तक हाँ करती थी, यही शुरुआत भी किए थे कि हमें ये सेंसस चाहिए। और आपने जिक्र किया मुख्यमंत्रियों की, हमारे तो कई मुख्यमंत्री पिछड़े थे, गुजरात राजस्थान के थे, यहां हमारे छत्तीसगढ़ के थे, हिमाचल के अभी हैं, कौन है, हमारे तो प्रेसिडेंट दलित हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट। हमारे यहां सब चीजों को देख के किया जाता है और सबको अवसर दिया जाता है, लेकिन ये नहीं कि अगर कोई आपसे तीखे सत्य कट सवाल कर रहा है और देश के हित की बात कर रहा है, और मैं क्योंकि इन लोगों का देखिए डीएनए में है ना आरक्षण देना है इनको, आरक्षण के धुर विरोधी और भारत के संविधान के धुर विरोधी ये लोग रहे। सेक्रेटरी पर जवाब दीजिए ना सर, अधिकारियों पर राहुल गांधी बोलते हैं भाषण राजीव गांधी देते हैं। रुकिए थोड़ा रुक जाइए,
अभी तिवारी जी और उनका जवाब लीजिए। इन्होंने खुद देखिए, इन्होंने 10 सेकंड तो आप सेंटेंस के बीच में गैप ले ले रहे हैं। लोकसभा में भाषण राजीव गांधी देते हैं आरक्षण विरोध तो इन्होंने खुद विरोधी हम हो गए। जाति तो इन्होंने खुद बता दी, लेकिन राहुल गांधी इस देश के शहीदों की जाति के हैं, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जाति के हैं, गोडसे के जाति के नहीं हैं, अंग्रेजों के साथ गद्दारी करने वालों की जाति के नहीं हैं, उनसे लड़के इस देश के लिए कुर्बानी देने वालों की जाति के हैं। जिन लोगों ने इस संविधान को बनाया, इस देश को बनाया, उस जाति के हैं। जो लोग इस संविधान को नकारते रहे हैं, जो लोग आरक्षण को स्वीकारते आज भी नहीं हैं, उस जाति के नहीं, उस जाति के ये लोग हैं जो चिढ़ रहे हैं। पत्रकार से पूछा जाए कौन जात के हो, अरे मिश्रा हो, हा हा हा, सवर्ण, तिवारी जी हो, हा हा हा, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बड़े नेताओं से उनकी जात पर चर्चा हो जाए तो गलत है। जात पे चर्चा पे आप बहस नहीं कर रही हैं। तिवारी जी कर रही हूं मैं, बहस कर रही हैं। नहीं ऐसा आपको लग रहा है। आपने स्वयं शुरू में शुरू किया। हाँ नहीं तो किया ऐसा, आपने इस बात को स्वयं शुरू में कहा। हाँ मैंने स्वयं शुरू में कहा, फिर स्वयं पैकेज में लिखा, स्वयं पैकेज में लिखा। नहीं फिर तारीफ नहीं, आपको लगता है आपकी तारीफ की जरूरत है? आपकी तारीफ कब गाली में बदल जाए, कब गाली में बदल जाए, आप लोग का कोई भरोसा है नेताओं का? रुक जाइए, अभी बीच में मत बोलिए ना। सब मृत्युंजय जी से सवाल पूछ रही हूँ, तिवारी जी को बोलने दीजिए। इतना आज तैयारी से आए हैं एकदम। तिवारी जी, अब बीजेपी के लोग गाली दे रहे हैं, आप सारे नेताओं को लपेट रही हैं। हाँ देखिए अंजना जी बीजेपी वालों के मानसिकता में जो दरिद्रता आ गई है, उसी का एक झलक था जो कल भाषण में दिखा है। ये 400 पार के नारा को जो जनता ने 240 पर सिमटा दिया, तब इसी तरह की भाषा ये बोलेंगे। और सबसे बड़ा दुख और आश्चर्य तब हुआ जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये SC ST OBC के अपमान वाले भाषण का समर्थन किया। इसलिए कृष्ण ने कहा था महाभारत में, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अभी तो 400 पार के नारा को 240 पर जनता ने लाया। अयोध्या का रिजल्ट उत्तर प्रदेश का सबको पता है। अगली बार चुनाव में अजय आलोक जी 24 रहेगा, 2 पर थे पहले ना। अरे आपको क्यों दर्द होता है पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, OBC से? आपको क्यों दर्द होता है? अगर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के साथ न्याय होगा, किसी सरकार के योजनाओं का लाभ वहां तक पहुंचेगा अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक, तो इनको पेट में दर्द होता है। अब देखिए महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, जातीय जनगणना का सर्वे कार्य कराया गया, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय नीतीश जी भी थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सब लोग गए थे, बीजेपी के लोग भी थे। तो क्यों गए थे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मांग नहीं मानी, तो बिहार ने कराया। तो सबको यह अधिकार है अंजना जी। जाति एक सामाजिक सच्चाई है। ब्राह्मणों की कितनी संख्या है देश में, ये हम भी जानना चाहते हैं। ब्राह्मणों में भी गरीब है, आखिर क्यों नहीं ब्राह्मण उन गरीबों तक योजना जा रही है? जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उन तक योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? इसमें बीजेपी वालों को पेट में दर्द होता है। चलिए अब ये इस तरह का गाली देंगे। राजीव जी बताइए जल्दी से। स्पष्ट रूप से सदन में बिहार में आपको यही करना पड़ा ना, कास्ट सर्वे के बाद रिजर्वेशन बढ़ाना, आप लोगों ने यही काम ही किया है। वो टेम्पलेट अगर चल पड़ा है तो जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए एक बहुत अच्छा सफल टेम्पलेट है चुनाव का, क्यों ना वो उसे नहीं। तो इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? नीतीश कुमार जी ने कोई अपराध तो नहीं किया। जिन उपेक्षित तबकों को सदियों से और हिंदुस्तान की आजादी के बाद दशकों से इस फैसले की उम्मीद थी, बिहार ने एक सार्थक फैसला लिया है। और इस फैसले में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, RJD हो, सबके सब शामिल है। और सुप्रीम कोर्ट में ये मसला अभी खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है। विस्तृत सुनवाई अभी बाकी है। दूसरी तरफ हम लोगों ने नवी अनुसूची में भी शामिल करने की मांग केंद्र सरकार से की। देखिए अंजना जी, मैं बस तो क्या कहा जा रहा है? नवी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग पर क्या जवाब मिल रहा है आपको?
तो आप लोग समर्थन दे रहे हैं सरकार को? बिल्कुल समर्थन दे रहे हैं और समन्वय के साथ बिहार के लिए क्या कमिटमेंट मिल रहा है? लिया है। अब देखिए, आप एकदम आखिरी चरण में आई हैं और आपके पास 120 सेकंड से भी ज्यादा मेरे लिए नहीं। मैं चूंकि घड़ी की सुई देख रहा हूं, मैं कुछ बोलिए बातें आपको कह दूं जिससे कि कम से कम पार्टी का स्टैंड तो सामने आए। देखिए अंजना जी, सबसे पहले मैं कांग्रेस को जब सुनता हूं, देश की आजादी के बाद काका कालेलकर कमीशन से लेकर के तमाम जो वो घटनाएं हैं, वो सब अजय आलोक ने भी बता दिया। कांग्रेस का रुख, चाहे वो मंडल कमीशन का सवाल हो या बाद में जो भी उनके नेताओं के बयान है, और 2011 में जिस जातीय जनगणना को कराने के बाद 2014 तक सत्ता में रहने के बाद भी वो सार्वजनिक नहीं करता है। अनेक राज्यों में इंडिया ब्लॉक की सरकारें बनी, उन सरकारों ने अगर एक दो जगह जातीय सर्वे हुए तो उनका आधिकारिक तौर पर वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं होता है, और कई राज्यों में तो सुगबुगाहट भी। तो मैं समझता हूँ ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए ये समय समय पर ये बातें उठाई। समय खत्म, मुझे बताया जा रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बहस अनंत है, क्योंकि आने वाले हर चुनाव में अब एक तरफ हिंदुत्व तो दूसरी तरफ आप जात की आहट सुनाई देगी। और वोटर सावधान इसीलिए मैंने लिखा था, क्योंकि अब ये जाति वाला खेल देश की संसद में भी हावी हो रहा है। देखते रहिए आज।